सर लिथियम को क्या लिखा है? आप एक मिनट चुप रहो, ठीक है ना? मैं बताऊंगा जो बताने का होगा मुझे। क्या लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ओके, आप लोग अपना पेशेंस बना के रखो, सब कुछ क्लियर रहेगी। ओके, ओके, देखो मैंने जो लिखा है उसे एक बार ध्यान से गौर करो। सारे एलिमेंट्स के नाम एक बार पढ़ो। सर मिडिल वाला लाइन का नहीं दिख रहा है कुछ भी। सब दिखेगा, चिंता मत करो। ओके, आपकी वीडियो क्लियर नहीं होगी इसलिए आपको नहीं दिख रही। हाइड्रोजन इज वन, देखो ध्यान से। वो हाइड्रोजन क्लियर नहीं। फिर हीलियम मैंने 2 लिखा एंड लिथियम इज 3। ओके, बेरिलियम इज सर आपका माइक ऑफ हो गया। neon is 10, sodium is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sorry, 18 is argon, 19. सर मेरी बात जा रही है? हेलो सर, हाँ, सामने सामने जो उसका लाइट ऑन कर लीजिए सर। मेरे ये वाला लाइट में बोर्ड बिल्कुल नजर नहीं आ रहा सर। सर रोज नजर आता, आज क्या हो गया यहाँ पे? सामने वाला वो लाइट को ऑन कीजिए सर। ये वाला लाइट को ऑफ करके सामने वाला लाइट एक और है ना, उसको ऑन कीजिए। ये तो और धुंधला है सर। ये तो और बोर्ड कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब दोनों दोनों जला दीजिए सर। ठीक है, अब सब दिखेगा। बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डार्क पेन यूज करता हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा क्लियर रहेगा। ओके, मैं फिर से क्लास स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। अब शांति से पेशेंस बना कर, ओके, अब शांति से पेशेंस बना के रखो। मैं एक डार्क पेन यूज करता हूँ, आप लोगों को सब चीज दिखेगा। बी पेशेंट, आराम से। मैं चीजें को फिर से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो लास्ट क्लास में हमारा जहां तक डिस्कशन हुआ था, आप सभी को मालूम है हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ कंपैरिजन किए। टुडे क्लास वी विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, वी विल स्टार्ट विद chemical properties of metals and non-metals.
हम लोग जिक्र करने वाले हैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स का। और मेटल एंड नॉन मेटल में इन डेप्थ में हम लोग जाने से पहले हम लोग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स देखेंगे। और फर्स्ट 20 एलिमेंट जो मैं लिखता हूं उसका मतलब क्या है, पहला एलिमेंट में एक प्रोटॉन है, दूसरा एलिमेंट में 2 प्रोटॉन है, इस तरह मैं लिख रहा हूं। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है बेटा आपके सामने दैट इज हाइड्रोजन H में लिखा 1। द सेकेंड वन इज हीलियम में लिखा है He2। ये 1 और 2 लिखने का मतलब है कि इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास 2 प्रोटॉन है। लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, 4, yes, boron it's B5, 5, carbon it's C6, C6, 9, nitrogen N, it's बेटा अपना ऑडियो ऑफ कर लो जो। फ्लोरीन F9, neon it's 10, sodium Na11, Mg, yes, very good, S, P, okay, Ca, it's okay। देखिएगा, आई सपोज वीडियो अभी क्लियर होगी, आप लोगों को वीडियो क्लियर जा रही है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखना है एक चीज, देखो दिस वन सिलिकॉन इज 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो बेटा इतना बड़ा बड़ा सीरीज मैंने एक बार में लिखा, इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पहले 20 एलिमेंट्स है अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ओके, यदि मैं एक चीज लिखता हूं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in an atom, okay, which is equal to number of electron neutral, okay। अब ध्यान देखिएगा, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कितने सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं एक एटम में, ठीक है ना। और प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होती है यदि एक एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन ना निकले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलती है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी एटम में आता है। ना इलेक्ट्रॉन निकला हो ना इलेक्ट्रॉन आया हो, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 20 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इट्स नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। इनमें से कुछ जो है एलिमेंट, जैसे देखो हीलियम, ये जो हीलियम है, नेक्स्ट इज नियॉन,
एंड नेक्स्ट इज आर्गन। ओके, ये जो मैं ब्लू कलर में इंडिकेट किया हूं, दीज ब्लू कलर इंडिकेटेड आर नोबल गैसेस। ये सब क्या है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब होता है बोलने का कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, ये जैसा है ये खुद में स्टेबल है। नोबल गैसेस डोंट रिएक्ट विद एनीबॉडी, दे आर स्टेबल बाय देमसेल्फ। अब देखो, दुनिया का एक रूल होता है कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप जितने भी मेटल्स देख रहे हो या नॉन मेटल्स देख रहे हो यहाँ पे, इनमें से सिर्फ नोबल गैस को छोड़ के कोई भी स्टेबल नहीं। ओके, नोबल गैस को छोड़ के और कोई स्टेबल नहीं। गॉट इट? अब ये सब जो है वो स्टेबल कैसे होते हैं? गॉट इट? अब कहानी आता है कि ये सब स्टेबल कैसे होते हैं। एक एटम स्टेबल होता है बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एक एटम कैसे स्टेबल होता है? बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। एन एलिमेंट becomes stable by losing or gaining इलेक्ट्रॉन। E माइनस साइन होता है इलेक्ट्रॉन का। एक एलिमेंट स्टेबल कैसी होगी? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब वो स्टेबल। गॉट इट? अब मैंने आपको क्या बोला कि ये सब खुद से स्टेबल है, अब बाकी ये सब एलिमेंट को भी स्टेबल होना है। अब एक सबसे कॉमन एग्जांपल सुनिए, जैसे मानिए कि आपकी कोई कॉलोनी में कोई लड़का मानिए आईएएस बन गया, मतलब आईएएस तो आप लोग समझते होंगे कि बहुत बड़ा कोई ऑफिसर बन गया हो, तो आपकी मम्मी जो है एग्जांपल क्या देती है कि तुमको अपने मोहल्ले वाला वो जो लड़का है उसके जैसा बनना चाहिए। ऐसा तो एग्जांपल नहीं देती है कि दिल्ली में एक लड़का ये कर दिया तो उसका जैसा बनो, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। हमेशा क्या बोला जाता है कि जो आपके सामने में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, बोला जाता है कि उसके जैसा बनो। तो एटम्स भी क्या करती है, एलिमेंट्स भी क्या करता है, अपने सबसे सामने वाला नोबल गैस का जैसा बनना चाहता है। गॉट इट? अपने सबसे सामने वाला नोबल गैस का जैसा बनना चाहता है। अब हाइड्रोजन को यदि स्टेबिलिटी चाहिए तो वो किसका जैसा बनना चाहेगा? हाइड्रोजन का सबसे सामने नोबल गैस कौन सा है? हीलियम। तो हीलियम जैसा बनना चाहेगा। लिथियम भी किसका जैसा बनना चाहेगा? हीलियम। सबसे सामने नोबल गैस हीलियम है, इसी के जैसा। बेरिलियम का भी सबसे सामने यही है, तो बेरिलियम आएगा। बोरोन का भी सबसे सामने मुझे यही लग रहा है, तो बोरोन भी अच्छा ही बनना चाहिए। गॉट इट? अब देखो, मुझे एक बात बताओ, इसके जैसा बनना का मतलब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इसके जैसा बनाएगा। अंडरस्टूड? मान लो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम को हीलियम जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा अपने में से। गॉट इट? तब इसके पास में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम बन गया हीलियम के जैसा। तो लिथियम क्या करेगा? तो वीडियो नहीं चल रहा है। ये कौन बच्चा है बेटा? क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे हो? लिथियम यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बन जाएगा हीलियम के जैसा, और जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बेटा एक चीज आपको ध्यान देना कि एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, वो इक्वल होता है और ऑपोजिट होता है। यदि एक पल के लिए समझ लो, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻। तो यदि एक एटम में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका चार्ज क्या होगा? 0 होगा। देखो, ये जितना है ये भी इतना है, पर माइनस साइन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या होगा? 0। 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तब भी चार्ज क्या होगा? 0। तो एक एटम जब न्यूट्रल होता है, एक एटम जब न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहती है,
और वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। अब लिथियम स्टेबल होने के लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी, ठीक है। अब ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कैंसिल कर रहा है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कैंसिल कर रहा है, तो लिथियम के पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बन जा रही है कि नहीं, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो लिथियम भी बन जाएगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो, आप लोग अपने माइक को बार बार ऑन मत करो, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल होता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल होता है उसे हम बोलते हैं मेटल, क्या बोलेंगे उसे, मेटल, ओके। तो लिथियम क्या है, एक मेटल है, मैं इसके बगल में एम लिख दिया, लिथियम इज मेटल। बेरिलियम, बेरिलियम क्या करेगा, सबसे सामने हीलियम है, तो बेरिलियम क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बेरिलियम जब दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसमें दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो बेरिलियम भी इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हुआ, तो बेरिलियम इज आल्सो अ मेटल। यदि हम लोग एग्जांपल और एक को ले लें, इसका ले चलो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का सबसे सामने कौन होगा, मुझे बताओ, कौन सा नोबेल गैस सबसे सामने है, कौन सा है, नियॉन, देखो नियॉन। हाँ वेरी गुड, जब मैं पूछूंगा तब जवाब देना। एल्युमिनियम का सबसे सामने वाला है नियॉन, तो एल्युमिनियम 13 है और ये 10 है, तो एल्युमिनियम को भी 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है स्टेबल होने के लिए, तो एल्युमिनियम क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम के चार्ज आ गए 3 पॉजिटिव, ओके बेटा। सर जिसमें कम होगा जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन होती है, ठीक है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबिलिटी पा सकता है, तो ये मेटेलिक कैरेक्टर में मेनली आती है, पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, तो दिस वन इज वन ऑफ द एक्सेप्शन जो हम लोग डील करेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग हाइड्रोजन के बारे में नहीं बात करेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन एक्सेप्शन में आती है, वी विल डिस्कस इट इन हायर क्लास, ओके। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3 पॉजिटिव हो गया, तो मतलब एल्युमिनियम भी इलेक्ट्रॉन निकाल ही के स्टेबल, तो एल्युमिनियम इज अ मेटल, बट इट। अब देखो, चलो मैं आपसे बात करता हूँ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को स्टेबल होना है तो किसके जैसा बनेगा, हीलियम के जैसा, नाइट्रोजन, नियॉन, नियॉन, तो नियॉन के जैसा बनने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यदि ऑक्सीजन किसी से लेता है, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन यदि किसी से लेता है तो उसमें 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसके जैसा बन तो जाएगा, और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल, क्या बोलेंगे, नॉन मेटल, नॉन मेटल। यस। ठीक है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, किसी से लेगा, सर नियॉन से लेगा, नियॉन से लेगा, नियॉन से लेगा, सोडियम से लेगा सर, किसी से भी ले सकता है, नियॉन के जैसा बनेगा, समझे, नियॉन के उसे सबसे सामने के जैसा बनना है, उससे लेगा नहीं, ये किसी को नहीं देने वाला है, हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब स्टेबल है, ये किसी को नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, वो सोडियम भी हो सकता है, वो मैग्नीशियम भी हो सकता है, किसी से भी ले सकता है, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, किसके से ले सकता है और बन जाएगा नियॉन के जैसा, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा F2-, तो फ्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी पाया, तो फ्लोरीन भी क्या है, एक नॉन मेटल, ठीक है ना बेटा। यस सर। ये मेन स्टोरी बताने का कहानी यहाँ पे यही है कि एटम खुद से स्टेबल नहीं होते हैं, जैसे वो फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में, यदि
यदि सोडियम नेचर में है फ्री स्टेट में तो ये खुद से स्टेबल नहीं है, इसे नियॉन के जैसा बनना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा, ठीक है। वही मैं बात करूं फास्फोरस का, तो फास्फोरस से स्टेबल नहीं है, इसे स्टेबल होने के लिए किसका जैसा बनना है, आर्गन के जैसा। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी से भी गेन कर सकता है, तो 15 और 3 18, तो ये एक नॉन मेटल बन गया। तो आपको एक हिस्सा यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि मेटल्स जो होती है metals gain electron to attain stability. मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए, नॉन मेटल loses electron to attain stability. स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिर होना, ठीक है ना। आपने अनस्टेबल और स्टेबल नहीं सुना है, स्टेबल का मतलब होता है कि जो स्थिर नहीं है, मतलब सक्सेस नहीं है उसके पास, अनसक्सेसफुल मानो। तो सक्सेसफुल बनने के लिए उसे क्या बनना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है और गेन करना है, ओके। स्टेबल का मतलब देखो आप ऐसे भी समझो, मैं पेन को यदि ऐसे खड़ा करके रखता हूँ, ठीक है, यदि मानो ये खड़ा होगा तो स्टेबल है, और यदि मानो ये गिर जा रहा है तो ये अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का यही मतलब है कि कोई अपने पर्टिकुलर स्टेट में सही से एग्जिस्ट कर पा रहा है, यदि उसे किसी की जरूरत नहीं है। मानो क्या हीलियम है, जैसे कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछी जा सकती है, गुड क्वेश्चन है ये, कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है ना, ये मैंने बोला नोबल गैसेस है, ठीक है ना, ये क्या है, नोबल गैसेस। अब एक्चुअली क्या हुआ था, ये गौर किया गया था कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए गए थे, सारे एलिमेंट्स इन सब पे भी किए गए, तो ये क्या देखा गया कि ये सब किसी से रिएक्ट करता ही नहीं, कुछ भी कर दो ये वाला किसी से जल्दी रिएक्ट करता ही, 99% किसी से रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहता है, मतलब क्या है, ये जैसा है अपने स्टेट में खुश है। एक पल के लिए समझो, सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसे आप यदि हवा में रख देते हो तो तुरंत उसमें आग पकड़, ठीक है ना। वही आयरन एक ऐसा मेटल है जिसको यदि आप हवा में रख दोगे या पानी के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसमें आस्ते आस्ते जल लगता है ना? ये वाला स्लो रस्ट होता है। और सोडियम कैचेस फायर, तुरंत इसमें आग पकड़ देता है, और कोई भी नोबल गैस रख दो हवा में, कुछ भी करो इसके साथ, नथिंग हैपेंस। तो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट लोग सोचने लगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि हीलियम कुछ भी कर रहा है, किसी से रिएक्ट कर ही नहीं रहा, आयरन आस्ते आस्ते रिएक्ट करता है किसी के साथ, सोडियम फटाक से रिएक्ट करता है। तो इसका कहानी उन लोगों को समझ आया कि ये जो नोबल गैसेस हैं ये खुद में स्टेबल है, इसे कोई काम करने की जरूरत नहीं है कुछ होने के लिए। जैसे आप समझो एक काम है, मतलब सिंपल सा, मानो आप अपने घर में बैठे हो, अब बहुत सारा पैसा आपके घर में आ रहा है, कहीं से 5 लाख 10 लाख 20 लाख आपके पास आ रहा है, तो आप बाहर जाओगे कहीं काम करने, आपको बोलेगा जाओ दिल्ली में जाओ और तुम रोड बनाओ, आप तो नहीं बनाओगे दिल्ली में जाके रोड, क्यों नहीं बनाओगे, क्योंकि आपके घर में इतना पैसा आ रहा है, आप स्टेबल, उसी का मतलब होता है स्टेबल, ठीक है ना। और एक गरीब आदमी है जिसका खाना नहीं कुछ आ रहा है उसके पास, तो वो क्या है, कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाके काम करेगा और अपना रोजी रोटी पालेगा, बनाएगा, ठीक है ना। तो रोजी रोटी बनाने के लिए वो कहीं और जाता है, तो मतलब क्या है, उसे स्टेबल होने के लिए काम करना पड़ता है, समझे बात को। इसे स्टेबल होने के लिए कुछ नहीं करना, ये स्टेबल है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। और सोडियम हुआ, आयरन हुआ, इसे रिएक्ट करने का जरूरत पड़ता है किसी से स्टेबल। और इस कहानी को हम लोग और अच्छे से समझते हैं, देखिए मानो सोडियम 11 है,
और मैं लिख देता हूं, आप लोगों को ना याद होगी, 210। सोडियम 11 है, तो सोडियम का सबसे सामने वाला नोबल गैस नियोन है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बन गया Na+। और क्लोरीन 17 होता है, तो क्लोरीन को सबसे सामने किसका जैसा बनना है, आर्गन का जैसा। आर्गन। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बनेगा Cl-। ठीक है। अब बात है कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है। यदि सोडियम इसे निकाल देगा तो सोडियम हो जाएगा स्टेबल। ओके। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए तब होगा वो स्टेबल। तो सोडियम क्या बोलता है कि बेटा तुम एक इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, ठीक है। अब स्टेबल का मतलब, मैं एक और बात आप लोग को एग्जांपल में सिंपल समझा देता हूँ। देखो, एक लड़का आपकी कॉलोनी में आईएएस बन गया तो मतलब वो स्टेबल है, और एक लड़का इधर उधर घूमता है कुछ नहीं करता है, तो मतलब वो क्या है, अनस्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल में डिफरेंस समझ आता है। सोडियम क्या है, स्टेबल होने के लिए, मतलब समझो कि ये सब हीलियम नियन आर्गन है ना, बड़ा बड़ा सब इसके जैसा बनना चाहता है, और ये सब न्यूट्रल है। गॉट इट। सोडियम को क्या है, स्टेबल होना है, इन लोगों के जैसा बनना है, ये लोग बड़ा आदमी। अब सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इनके जैसा बनने के लिए, नियॉन के जैसा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए आर्गन का जैसा। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पे Na+ आई, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब देखो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और कंपाउंड फिर रेडी हो जाएगा NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला कहां से बना आप लोग को आप समझ आ कि एक सोडियम ने एक क्लोरीन को स्टेबल किया तो दोनों साथ में NaCl बना सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। अब देखो एक पल के लिए दूसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 है, ठीक है ना, और फ्लोरीन 9 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम को कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, नियॉन के जैसा बनना है ना, 10 है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 9 है, तो जैसा बनना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला इसको, ठीक है ना। तो फ्लोरीन तो खुश हो गया, पर मैग्नीशियम क्या खुश हो गया, उसको तो निकालना है 2 इलेक्ट्रॉन। नो सर। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एक और फ्लोरीन को बुलाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम और फ्लोरीन में जब भी रिश्ता कायम होगा तो दोनों को स्टेबल, मैग्नीशियम और फ्लोरीन में जब भी रिश्ता कायम होगा तो दोनों को स्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन स्टेबल हो गया, अब फ्लोरीन बोल रहा है कि मेरा काम धंधा खत्म, हमको कोई मतलब, पर नहीं, एक और फ्लोरीन का एटम को आना ही पड़ेगा, तब जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम देगा एक और फ्लोरीन को। तो मैग्नीशियम और फ्लोरीन में जब रिश्ता बनती है तो एक मैग्नीशियम कितने फ्लोरीन को स्टेबल करता है, 2 को करता है। 2। तो बना क्या फॉर्मूला है, MgF2। इट इज नोन एज मैग्नीशियम फ्लोराइड। कौन है यार, इसको ब्लॉक करो पहले तो। संतोष सर, यस सर। हाँ, ये बच्चा कौन है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसको थोड़ा सा शांत रहने बोलिए, नहीं तो बोलिए कि इसे ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है सर। बेटा आई रिक्वेस्ट यू सी, जब टीचर बोल रहे हैं तो सुनो टीचर क्या बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हो और गलत चीज की जानकारी आपको नहीं है, जब आपको चीजों की जानकारी नहीं है तो मत बोलो बीच में, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आपकी आवाज दूसरे के पास भी जा रही है। और 2 क्लास से मैं आपको गौर कर रहा हूं, यदि नेक्स्ट टाइम आपका माइक ऑन हुआ तो आप ब्लॉक हो जाओ, सीधी सी बात। मैग्नीशियम फ्लोरीन नहीं बोलेंगे, उसको मैग्नीशियम फ्लोराइड बोलेंगे। ओके, मैग्नीशियम फ्लोराइड, गॉट इट। तो फॉर्मूला कैसे, देखो ये
बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से। मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला MgF2 क्यों होता है, आप समझ आ गया होगा आपको। क्यों नहीं मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला MgF5, क्यों नहीं MgF3 होता है, तो ये आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। जब मैं पूछूं तब जवाब दो, बीच में मत बोलो। एल्युमिनियम 13, चलो अब आप जवाब दे सकते हो। मैं पूछता हूं आपसे कि एल्युमिनियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है? 3। एक आर्गन का होता है 18, नियॉन का होता है 10 और हीलियम का होता है 2। अब मुझे बताओ, यही 3 नोबल गैस के बारे में आपको पढ़ना है, तो एल्युमिनियम को किसके जैसा बनना है? सबसे सामने कौन सा नंबर? सर नियॉन। नियॉन 10 है, तो इसे क्या करना है? 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बन जाएगा एल्युमिनियम 3+। तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है। क्लोरीन 17 होता है, तो क्लोरीन को कितना जरूरत होता है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल होने में। तो एल्युमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा, दूसरा क्लोरीन को बोलेगा कि एक और क्लोरीन आप, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन है जो तीसरा क्लोरीन। तो एक एल्युमिनियम जब कंबाइन करेगा कितने क्लोरीन से कंबाइन करेगा? 3 क्लोरीन से कंबाइन करेगा, तो क्या हो जाएगी फॉर्मूला? AlCl3। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है AlCl3। अब चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों का सामने, राइट द फॉर्मूला ऑफ नंबर 1 सोडियम ऑक्साइड, नंबर 2 पोटासियम फॉस्फाइड। ओके, और मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, सोडियम है 11, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, सोडियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। सोडियम 11 है, ऑक्साइड ऑक्सीजन से बनता है तो O का 8 है, पोटासियम K है 19 होती है, और फॉस्फाइड बनती है फास्फोरस, तो फास्फोरस होता है 15। चलिए आप लोग मुझे सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला बता दीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी। NaOH3 OH3 OH कहां से आ जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्साइड बनता है सिर्फ ऑक्सीजन से। देखिए ध्यान से समझो बात को, सोडियम को कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? किसके जैसा बनना होगा? नियॉन के जैसा। तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 2, तो एक सोडियम से 1 लेगा
और एक सोडियम को बोलेगा और एक हमको दो, तो ठीक है ना। तो दो सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, तो द फॉर्मूला विल बी Na2O, ठीक है। पोटासियम फोस्फाइड, पोटासियम 19 होता है, तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, आर्गन के जैसा। तो पोटासियम के पास एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और फॉस्फाइड, फॉस्फाइड होती है फॉस्फोरस, ओके 15 है, इसे चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक पोटासियम से एक लेगा, दूसरा पोटासियम से और एक लेगा, तीसरा पोटासियम से और एक लेगा, ये बन जाएगी के कितना 3p, समझ आया, K3p ये फॉर्मूला होता है। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें, तो दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो मुझसे बेटा जल्दी से। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। जल्दी पूछिए, कोई भी दिक्कत है जल्दी पूछिए। नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल सी, अब चलो हम लोग रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसा होता है ये हम देखेंगे। मेटल यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव मेटल ऑक्साइड। कभी भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे देखिए पोटासियम, पोटासियम यदि ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट करेगा, बेटा आप बोलोगे इस सर आप ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 क्यों लिखते हो? देखो बेटा, इट हैज गॉट अ स्पेसिफिक रीजन कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करता है वो दो ऑक्सीजन साथ में, ओके ऑक्सीजन नेचर में एग्जिस्ट करता है दो ऑक्सीजन साथ में। तो पोटासियम का फॉर्मूला K है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है, ठीक है ना। दिस इज पोटासियम और दिस इज ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। हमेशा कभी भी रिएक्शन जब भी लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है O2, क्योंकि जब प्रकृति में जिस रूप में मिलता है उसी तरह K प्लस O2, पोटासियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स पोटासियम ऑक्साइड K2, ठीक है ना। क्या बना K2O। वैसे ही सोडियम का रिएक्शन यदि मैं ऑक्सीजन के साथ करता हूं तो बनेगा Na2 सोडियम ऑक्साइड। बेटा these two reaction is very vigorous, vigorous का मतलब बहुत तेज है, catches fire, इनमें आग पकड़ लेता है, तुरंत इनमें आग पकड़ लेता है। बट इसलिए क्या होता है, पोटासियम और सोडियम को यदि अच्छे से रखना है तो पोटासियम और सोडियम को आप लोगों को केरोसिन तेल के अंदर में रखना पड़ता है। क्यों? केरोसिन तेल के अंदर में एयर नहीं जा पाती है, और एयर जब नहीं जाएगी तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो नहीं आ पाएगा क्योंकि केरोसिन के अंदर तो ऑक्सीजन जा नहीं सकता है। पोटासियम एंड सोडियम आर स्टोर्ड अंडर ऑक्सीजन, सॉरी अंडर केरोसिन, ओके क्यों स्टोर किया जाता है केरोसिन में? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए। ये क्वेश्चन आपसे स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पोटासियम एंड सोडियम को कहाँ रखते हैं और क्यों रखते हैं? कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? टू अवॉइड
contact with air and moisture, हवा के कांटेक्ट में आएगा तो आगे बढ़ जाएगा, और साथ में यदि मॉइस्चर मतलब नमी होती है ना हवा में, हल्का जो पानी होता है उसके भी कांटेक्ट में आएगा तभी वो आग पकड़ सकता है। अंडरस्टूड? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पोटेशियम सोडियम इतना रिएक्टिव है, तुम समझ रहे हो ना क्यों इतना रिएक्टिव है? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये आतुर है, किसी से भी रिएक्ट कर जाता फटाक से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे। तो इतनी हाई रिएक्टिविटी की वजह से इसे क्या करना पड़ता है हमें केरोसिन के अंदर में, ठीक है, ताकि एयर और मॉइस्चर उसको टच हो। वही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO बनेगा। फॉर्मूला का है MgO को समझ जाओ, क्योंकि मैग्नीशियम 12 होती है, मैग्नीशियम को नियॉन के जैसा बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन को स्टेबल कर सकता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जरूरत, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। तो एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन को स्टेबल करा तो फॉर्मूला हुआ MgO। राइट फॉर्मूला लिखना अभी से सीख, क्योंकि अभी से ये सब सीख लोगे तो आगे जाके आपको बहुत फायदा। बड़े बेटा ओके। और मैग्नीशियम देखो, पोटासियम और सोडियम को रिएक्ट करवाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा, खुद ही को रिएक्ट। मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है तो हमको इसको हीट करना, ठीक है, व्हाट इट वी हैव टू हीट इट, तभी ये रिएक्शन, ओके। और यदि हम लोग फर्दर बहुत सारे रिएक्शन देखें, आयरन का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग को कॉन्स्टेंटली हीट करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा हीट करने से काम चलता है, कॉन्स्टेंटली हीट करना पड़ता है। वो भी आयरन पूरा बर्न नहीं होगा, आयरन का बारूदा लेना पड़ेगा, हल्का हल्का आयरन का टुकड़ा लेना पड़ेगा तब भी, ठीक है ना। आयरन क्या लेना पड़ेगा? आयरन डस्ट, आयरन का डस्ट लेना पड़ेगा, हल्का हल्का पतला पतला लोहे का टुकड़ा जो होता है वो लोगे, तब आप आग में डालोगे तो गोल्डन कलर से वो, ठीक है। आयरन प्लस ऑक्सीजन कॉन्स्टेंटली हीट करोगे तब जाके ये रिएक्शन होगा, ठीक है ना। वही सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम does not react with oxygen. Okay, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का ज्वेलरी क्यों बनता है? जो गहना होता है, गहना महना किससे बनाया जाता है? तो गोल्ड से या तो सिल्वर से या तो प्लेटिनम से। क्यों बनाया जाता है इन तीनों से? रीजन बेटा ये होता है कि आपको मालूम है मेटल में लस्टर होती है, चमक होती है, और मेटल से का जब कांटेक्ट ऑक्सीजन से हो जाता है तो उसके ऊपर में एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जिसके कारण उसका लस्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक एक्सपेरिमेंट में बताया था कि एक मेटल का टुकड़ा लो, उसको रगड़ो, तब उसकी लस्टर आती है। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि उसके जो ऑक्साइड का लेयर लग जाता है उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स रखे रखे ऑक्साइड का लेयर उस पर चढ़ जाता है, और ऑक्साइड का लेयर चढ़ने से वो डल हो जाता है, उसकी लस्टर खत्म हो जाती है। तो हम लोग इसलिए करते क्या है, इन तीनों में ऑक्सीजन रिएक्ट जल्दी नहीं करता है और इस पे ऑक्साइड का लेयर नहीं बनता है, और ऑक्साइड का लेयर नहीं बनता है तो ऑब्वियसली क्या रीजन है, इसकी लस्ट्रस या चमक वाली क्वालिटी बनी रहती है और इनके ज्वेलरीज बनते हैं। क्वेश्चन पूछी जा सकती है क्यों सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम को ज्वेलरी में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना, ओके। अब इस चीज से आपको एक चीज क्या समझ आना, पोटासियम हाईली रिएक्टिव है, सोडियम भी हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम आयरन थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम बहुत कम रिएक्टिव है, ना के बराबर रिएक्टिव। ये रिएक्ट करते हैं पर दूसरे चीजों के साथ, ठीक है ना। वैसा मत बोलना कि सर ये भी नोबल गैस है, नहीं, ये रिएक्ट करते हैं पर दूसरे चीजों के साथ, पर ऑक्सीजन से नहीं कर रहा। मतलब क्या है, ये सबके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब रिएक्टिविटी इसकी कम है, ओके, समझ गया। एनी प्रॉब्लम आपको इसमें तो पूछ सकते हो जल्दी से। नो, चलो
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, पानी के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। मेटल्स का पहला, ये चीज ध्यान में रखना है कि मेटल यदि वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो नॉर्मली इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनती है। कहाँ बनती है? कुछ केसेस में मेटल ऑक्साइड और कुछ केसेस में मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। जैसे देखो पोटासियम, पोटासियम यदि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म KOH प्लस H, ठीक है ना। क्या बनेगा? पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन इतना तेजी से होता है कि तुरंत पानी के साथ आग लगा देता है, कैचेस फायर। सोडियम का वाटर के साथ यदि रिएक्शन करवाते हो तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। वहीं अल्युमिनियम का यदि वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्युमिनियम ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो भाप से रिएक्ट करेगा, स्टीम से। ओके, आपको वाटर गैसियस स्टेट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनेगा अल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? अल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे Al2O3 बना, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों Al2O3 है, ट्राई करना भूल मत। Al प्लस H2O स्टीम के साथ ट्रीट करोगे तो Al2O3 प्लस H2, ओके। वहीं Fe को भी H2O के साथ ट्रीट करोगे तो स्टीम चाहिए आपको, तो इट विल फॉर्म Fe3O4 प्लस, ओके। तो आई सपोज आपको एक आइडिया क्लियर हो रही है। वहीं आप सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ इन सबका कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये भी रीजन है कि इनको हम लोग ज्वेलरी में बनाते हैं, क्योंकि पानी हम लोग नहाते हैं तो ज्वेलरी पहने रहते हैं। यदि मान लो सोडियम का मैंने कोई गहना बना लिया और सोडियम का गहना पहन के मैं नहाया तो क्या होगा? तो ये काम है कि हमें वो चीज चूज करना है जिसकी बेसिक प्रॉपर्टीज अच्छी हो ज्वेलरी के लिए और किसी के साथ रिएक्ट ना करे, लस्टर होनी चाहिए, चमक। गॉट इट बेटा? इट शुड बी क्लियर विद यू। तो ये रिएक्शन ध्यान में देना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखो, जो हायर मेटल है, जो बहुत रिएक्टिव वाले, वो हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो कम रिएक्टिव वाले हैं वो सिर्फ ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड। ओके, अब अभी Fe3O4 कहाँ से आया इस चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। आप इसका बना सकते हो, ये फॉर्मूला आप सीनियर क्लास में समझोगे कि ठीक है। यदि कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी। सर स्कैम मतलब? कौन सा बेटा? सर H2OG के बाद डैश में H2O, हाँ बेटा बोलो। सर स्टीम। सर स्टीम है, स्टीम। स्टीम लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, STEAM बोला था ना, ध्यान से देखना। स्टीम मतलब ये गैस के साथ रिएक्ट करता है, ये लिक्विड मतलब वाटर गैसेस फॉर्म में क्या होती है? स्टीम होती है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था और आपको रिक्वायर्ड है। A non-metal that is lustrous, ये एकदम बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। एक नॉन मेटल जिसमें चमक होता है, जल्दी बताइए। डायमंड। डायमंड। यस, डायमंड इज नॉन मेटल जिसमें चमक होता है। बोल सकते हो कार्बन से बनी हुई है और आयोडीन होती है। ओके,
a non-metal which is liquid, एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन, ये सब एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान देना है। A metal that is soft, एक मेटल जो सॉफ्ट होती है, ये सोडियम पोटासियम ये सब क्या होती है, सॉफ्ट होती है। A metal which has low melting point, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स की नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट हाई रहती है, एक मेटल जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा जैसे हीलियम हो गया, ओके, गैलियम, गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत कम होती है, यदि हाथ में लोगे तो पिघल जाएगा। ठीक है, मेटल which is poor conductor of heat, ऐसे मेटल जो पुअर कंडक्टर होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, लेड एंड मरकरी, ये दो जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट होते हैं जिससे कंडक्ट नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है, और ये सारे जो एक्सेप्शन है बेटा पूछी जा सकता है। और मरकरी लिक्विड फॉर्म में ना, क्या बोल रहे हो बेटा? मरकरी लिक्विड फॉर्म में ना, हाँ वो तो डिस्कस हो गई थी, बट वो तो लास्ट क्लास में बताया था आपको मैंने। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? तो नाम बता सकते हो क्या, जिसने क्वेश्चन पूछा है अभी? सर याद नहीं था। क्या नाम है? सार्थक। ठीक है बेटा, जो भी लास्ट क्लास की चीजें पढ़ाई होती है ना उसे पढ़ के आया करो, ठीक है। नॉन मेटल which is good conductor of electricity, एक नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बनी हुई है कार्बन, ओके, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये डायमंड भी कार्बन की बनी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मेटल के केस में जो लिक्विड होती है वो मरकरी होती है, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया। तो दीज आर द थिंग जो मैंने आज बताया, और आज की क्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। स्टार्टिंग का 5-10 मिनट थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस हुआ था, इट्स ओके, उसे मैनेज किया जाएगा कि लास्ट नेक्स्ट क्लास से आपको वो डिस्टर्बेंस ना हो। पर फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेटे थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट किया करो, ठीक है ना। हो सकती है कि आप नेटवर्क में ना हो और आपको यदि आवाज क्लियर नहीं आती है तो आप एक हेडफोन का यूज करो, ठीक है ना। और नेटवर्क में रहा करो तो वीडियोस सारे क्लियर जाएंगे, बट और थोड़ी सी यदि आगे पीछे होती है तो आपको एडजस्ट करना चाहिए, एकदम हल्ला ना करो, ओके। और जब टीचर्स पढ़ाएं ध्यान से एकदम सुनना है सारी चीज को, जब बता रहे हैं, जब मैं पूछूंगा आपसे कुछ तभी अपने माइक को ऑन, नहीं तो बिना मतलब का आप मत बोलते रहो, आप अपने नॉलेज को मत बताओ, क्योंकि आप जो जानते हो वो तो आप जानते ही हो, और उसमें हो सकता है कि कुछ आप गलत जानते हो, वो गलत भावना आपके पास रह जाएगा, क्योंकि टीचर जब बोलेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। आई लाइक कि आपके पास नॉलेज है, विल सेव इट, वो आपका काम आएगा। टीचर जो बोल रहे हैं उन्हें अच्छे से सुनो, ओके बेटा। सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास, वी विल meet in the next class, और एक रिक्वेस्ट है कि चीजों को पढ़ के आना है क्लास, ओके। तो थैंक यू फॉर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।